Good evening, students. How are you? Beta, today we will start chapter 9 Impure Air Borne Diseases. हिंदी में बोलेंगे अशुद्ध वायु से होने वाले रोग। स्टूडेंट्स, शुद्ध वायु मनुष्य के लिए जितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, अशुद्ध वायु जो होती है वो उतनी ही मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए प्राणघातक और हानिकारक होती है। बच्चों, जब एक रोगी व्यक्ति खांसता है, छींकता है, सांस लेता है तो जो रोगाणु या जीवाणु होते हैं वो वायु में फैल जाते हैं और रोगी के पास जो भी व्यक्ति बैठा है या खड़ा है, जब वो सांस लेगा तो सांस के द्वारा वो रोगाणु जो होते हैं वो उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं और धीरे धीरे उसके शरीर में भी रोग के लक्षण आने लगते हैं। इस प्रकार बच्चों, जब कोई रोग अप्रत्यक्ष रूप से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को लगता है तो उसे संक्रामक रोग कहते हैं। अब बच्चों, संक्रामक रोग और उनके फैलने की प्रक्रिया। स्टूडेंट्स, संक्रामक रोगों के फैलने की प्रक्रिया को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। सबसे पहला तो है रोगाणु अथवा जीवाणुओं का शरीर में प्रवेश। स्टूडेंट्स, अशुद्ध वायु और जल के सेवन करने से जो इनमें रोगाणु होते हैं या जीवाणु होते हैं वो व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और कुछ रोगों के रोगाणु तो बच्चों ऐसे होते हैं जो सिर्फ छूने से ही रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं। दूसरा है उद्भवन काल। रोगाणु व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते ही उसको रोगी नहीं बना देते, बल्कि ये पहले व्यक्ति के शरीर में बड़ी तेजी से गुणात्मक रूप में बढ़ते हैं और इनके द्वारा जो विषाक्त पदार्थ उत्पन्न होता है वो हमारे ब्लड में घुलकर सारे शरीर को प्रभावित करता है और इस स्थिति में व्यक्ति के शरीर में उस रोग के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और कहा जाता है बच्चों कि व्यक्ति अमुक रोग से ग्रस्त हो गया है। व्यक्ति के शरीर में रोगाणुओं के प्रवेश करने के बाद से रोग के जो लक्षण हैं स्पष्ट होने तक के समय को रोग का उद्भवन काल या संप्राप्ति काल कहते हैं। और बच्चों, एक बार रोग के संक्रमण होने पर व्यक्ति को स्वस्थ होने में जितना समय लगता है उसे संक्रामक काल कहते हैं। अब बच्चों, प्रतिरोधक क्षमता का रोगाणुओं से परास्त होना। स्टूडेंट्स, जल, वायु और स्पर्श आदि के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने के बाद रोगाणु जो हैं वो सदैव ही शरीर को रोगी नहीं बना पाते, क्योंकि हमारे जो ब्लड है उसमें प्रतिपिंड पाए जाते हैं और ये प्रतिपिंड उन रोगाणुओं के साथ संघर्ष करते हैं और उनको मारकर नष्ट कर देते हैं। लेकिन जब ये प्रतिपिंड रोगाणुओं से हार जाते हैं तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इसलिए बच्चों, प्रतिपिंडों द्वारा रोगाणुओं के शरीर की रक्षा करने की इस क्रिया को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है वो चाहे दूषित वातावरण में रहे वो रोगग्रस्त नहीं हो पाता और जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है वो जल्दी ही बीमार हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे दूषित वायु से फैलने वाले रोग। बच्चों, जो अशुद्ध वायु है, जो दूषित वायु है वो निम्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकती है। सबसे पहला है श्वास द्वारा फैलने वाले रोग, मतलब कि सांस द्वारा। बच्चों, विभिन्न जीव श्वसन क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ते हैं और इस क्रिया में एक तो वायु में ऑक्सीजन की कमी होती है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। और इसके अतिरिक्त जो वायु में इस क्रिया में से क्या होता है, नमी बढ़ती है और नमी में बच्चों अनेक
रोग के जो कीटाणु हैं वो पनपते हैं। और इस तरह की जो अशुद्ध वायु है, जो दूषित वायु है, उसमें सांस लेने से घुटन का अनुभव, सिर दर्द, भारीपन, चिड़चिड़ापन आदि के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और अधिक समय तक अगर हम इस तरीके की वायु में रहते हैं तो उल्टी आदि के लक्षण भी प्रकट हो सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, जो दूषित वायु का अनुभव है वो किसी बंद कमरे में किया जा सकता है जहां अधिक लोग एकत्र हो रहे हो, जैसे कि सिनेमा घर है या सभागार है ना। और अधिकांशतः वायु द्वारा फैलने वाले संक्रामक रोग के जो रोगाणु हैं वो सांस के साथ ही वायु में आते हैं। उदाहरण के लिए भयानक रोग तपेदिक, निमोनिया, जुकाम और श्वास रोग आदि। और यदि हम लगातार अशुद्ध वायु में सांस लेते रहेंगे तो शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। दूसरा है वस्तुओं के सड़ने से उत्पन्न अशुद्ध वायु से होने वाले रोग। बच्चों, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जब हमारा जो और ये दुर्गंध युक्त गैसें हैं जो हमारे वातावरण में क्या होती हैं, विस्तृत होकर क्या करती हैं, वायु को अशुद्ध करती हैं और उस अशुद्ध वायु से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे भूख न लगना, अतिसार, अजीर्ण, सिर दर्द, भारीपन, चक्कर आना। अब धूल के कणों से युक्त वायु से होने वाले रोग। बच्चों, वायु में तैरते धूल कण या जो अन्य कण भी मनुष्य में अनेक प्रकार की एलर्जी उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार के उत्पन्न जो रोग हैं वो आँख, गला और कानों में प्रमुख होते हैं। गले में टॉन्सिल फूलने का एक महत्वपूर्ण कारण यही है। अब है अशुद्ध औद्योगिक वायु से होने वाले रोग। स्टूडेंट्स, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक संस्थान से अनेक प्रकार की गैस और ठोस कण और दूसरे विषैले पदार्थ वायु में विस्तृत होकर असाध्य रोगों का प्रसार करते हैं और इनसे श्वास और फेफड़े के अनेक रोग जैसे कि सांस रोग, तपेदिक या कैंसर आदि भयानक रोग हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त गले, आँख, नाक, कान आदि के भी अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए रोग प्रतिरोधक शक्ति का ह्रास, थकावट, मानसिक विकार, रक्तचाप में वृद्धि, हृदय रोग, हड्डियों तथा दांतों के रोग, खांसी आदि। अब पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वायु संक्रमित रोग तथा उनका संक्रमण। बच्चों, अशुद्ध वायु में जब वायु संक्रमित रोगों के जीवाणु, विषाणु और बीजाणु आदि होते हैं तो ये जो वायु है वो रोगों को संक्रमित करती है। और इस प्रकार के वायु जो संक्रमित रोगों में निम्नलिखित रोग प्रमुख हैं, जैसे चेचक या बड़ी माता, काली खांसी, निमोनिया, टिटनेस, डिप्थीरिया, क्षय रोग, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, कर्णफेर आदि। और बच्चों, जब कोई व्यक्ति उपर्युक्त रोगाणुओं से संक्रमित वायु में सांस लेता है तो वायु के साथ रोगाणु भी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और ये रोगाणु संक्रमित व्यक्ति के जो श्वसन मार्ग है उससे होकर फेफड़ों और वहाँ से रुधिर द्वारा शरीर के किसी दूसरे अन्य भाग में पहुँच जाते हैं और ये रोगाणु संक्रमित व्यक्ति के शरीर में कुछ समय पश्चात रोग के लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, वायु से संक्रमित होने वाले विभिन्न रोगों के फैलने के कारण, संप्राप्ति काल, लक्षण और बचने के उपाय आदि के बारे में संक्षिप्त विवरण हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेचक या बड़ी माता के बारे में, जिसको इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अशुद्ध वायु द्वारा जो संवाहित रोगों में चेचक एक बहुत मुख्य रोग है। लोग इसे माता या देवी मानकर झाड़ फूंक और टोटके द्वारा इसकी इलाज भी करते हैं, लेकिन ये कहना चाहिए कि उस समय चिकित्सा विज्ञान की बहुत अधिक उन्नति न होने के कारण इस रोग की रुकावट नहीं हो पाती थी और हर वर्ष बच्चों लाखों बालक और बूढ़े
काल का ग्रास बन जाया करते थे, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। और ये बहुत ही संक्रामक, भयंकर और घातक रोग है और इसके फैलने के प्रमुख कारण एक विशेष विषाणु या वायरस है जो वायु द्वारा संक्रमित होता है, और इस वायरस को बच्चों वरियोला वायरस कहते हैं। और पुराने समय में इसे देवी का प्रकोप मानते थे, इस बीमारी को, है ना। इसका जो संप्रप्ति काल है वो क्या है, कितना है? संक्रमण से रोग प्रकट होने तक का समय सामान्यतः 11 दिन से 21 दिन तक का हो सकता है। और इसके जो लक्षण हैं वो ये हैं कि शुरू में सिर और कमर में दर्द होता है और बहुत तेज बुखार आता है, और कभी कभी जी भी मिचलाता है और उल्टी भी हो सकती है। और बच्चों लक्षण प्रकट होने पर आंखें जो हैं वो लाल हो जाती हैं, और 3-4 दिन पश्चात मुंह आदि पर, पूरे शरीर पर लाल दाने निकल सकते हैं। और कुछ समय बाद बुखार धीरे धीरे कम होने लगता है और ये दाने पूरे शरीर में फैल जाते हैं। अब बच्चों, इससे बचाव के उपाय, चेचक से बचाव के उपाय क्या हैं? वैसे तो बच्चों चेचक का कोई उपचार नहीं है, लेकिन फिर भी इससे बचाव के उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहला तो चेचक के रोगी को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, उसे दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। और जो रोगी है उसके बर्तन इत्यादि भी सब अलग रखने चाहिए, और जो उस रोगी की सेवा कर रहा है उस व्यक्ति को चेचक का टीका जरूर लगवा देना चाहिए, क्योंकि वो भी उसके संपर्क में आने पर उस रोग से ग्रस्त हो सकता है। और चेचक के लक्षण अगर दिखाई दें तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, उसके निर्देशानुसार काम करना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं क्षय रोग या राजेशमा अथवा तपेदिक। बच्चों, ये जो है वो एक तीव्र संक्रामक रोग है, और यदि उपचार ना मिले सही से तो ये जीवन भर भी बना रहता है, और अंत में इस रोग के कारण जो व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु भी हो जाती है ना। और आधुनिक चिकित्सा संबंधी खोजों के परिणाम स्वरूप अब इस रोग का जो सफल उपचार है वो संभव है, और ये रोग कई प्रकार का होता है। एक तो फेफड़ों का तपेदिक, दूसरा त्वचा का तपेदिक, तीसरा अंतड़ियों का तपेदिक, और चौथा अस्थियों का तपेदिक। और बच्चों, निम्नलिखित कारणों से ये रोग किसी भी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पनप सकता है। सबसे पहला तो कि ये यदि छोटी आयु में शादी हो गई हो, दूसरा अगर उत्तम और पौष्टिक भोजन ना मिलता हो, या छोटी जगह पर अनेक लोग रहते हों, शारीरिक या मानसिक दुर्बलता रहती हो, है ना, और स्वस्थ मनुष्य रोगी व्यक्ति के पास रहते हों, यदि रहने के स्थान पर जो वायु है वो शुद्ध न हो और स्वस्थ मनुष्य मानसिक रूप से चिंतित रहता हो, तो उसे भी ये रोग हो सकता है। और व्यक्ति द्वारा अपनी क्षमता से अधिक कार्य किया जाता हो, आदि कारण है बच्चों। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे क्षय रोग के प्रमुख लक्षण। जो व्यक्ति क्षय रोग से ग्रसित होता है वो काम सही से नहीं कर पाता है, उसकी छाती में दर्द होने लगता है और शरीर में बहुत ही ज़्यादा कमजोरी उत्पन्न हो जाती है, और धीरे धीरे उस रोगी की भूख घट जाती है, और बलगम या कफ के साथ ब्लड भी आने लगता है। और जीवाणुओं की क्रियाशीलता के कारण बच्चों उस व्यक्ति के फेफड़े गल जाते हैं, और सांस जल्दी जल्दी चलने लगती है, और पसीना भी बहुत जल्दी आता है। त्वचा पीली पड़ जाती है और शरीर में खून की कमी हो जाती है। अब बच्चों, हम इस रोग से बचाव के उपाय पढ़ेंगे। सबसे पहला तो उपाय है कि नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, और टीबी के रोगी के संपर्क में आने से बचना चाहिए। तीसरा है बच्चों, इधर उधर न थूककर केवल थूकदान का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इधर उधर थूकने से जो मक्खी हैं वो संक्रमित व्यक्ति के थूक पर बैठकर स्वस्थ व्यक्ति के खाने इत्यादि पदार्थों पर बैठकर उसे भी रोगी बना देती हैं। नगरों तथा गाँव में टीबी क्लिनिक की स्थापना करनी चाहिए, और रोगी को टीबी अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए।
और बच्चों रोगी को नियमित रूप से शुद्ध जल और पौष्टिक भोजन देना चाहिए। रोगी के कपड़े, बर्तन, बिस्तर ये सब अलग रखना चाहिए और सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। BCG का टीका जरूर लगवाना चाहिए और सुबह शाम खुली हवा में टहलना चाहिए, क्योंकि जो शुद्ध वायु है अगर हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो वो फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। अब बच्चों रोग का उपचार। बच्चों इस बीमारी की सर्वोत्तम चिकित्सा शुद्ध वायु, शुद्ध जल और धूप का सेवन करना है और रोगी को पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। और इस रोग के लिए आजकल अनेक उपयोगी औषधियाँ पता चल चुकी हैं, इसलिए डॉक्टर से परामर्श करके औषधियों का सेवन करना चाहिए। बहुत ठंडी या बहुत गर्म जलवायु क्षय रोग के लिए ठीक नहीं होती, इसलिए रोगी को मध्यम श्रेणी की जलवायु का सेवन करना चाहिए। और बच्चों रोगी को उत्तम इलाज और उपचार के लिए चिकित्सा गृह में भर्ती कर देना चाहिए, क्योंकि इनसे नियमित दिनचर्या, शुद्ध वायु, धूप और खान पान संबंधी देखभाल द्वारा ही रोगी को स्वस्थ करने का प्रयत्न किया जा सकता है। स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम खसरा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और बच्चों आप सभी जितना हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपका मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रश्न ही आएंगे। जैसा कि आप ऑनलाइन जो वीकली टेस्ट होता है उसमें करते हैं, ऐसे ही आप एग्ज़ाम में भी करेंगे, इसलिए पूरा चैप्टर पढ़ते चलिए। ठीक है बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।